साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका और दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए कुछ नया और खास लेकर आए हैं। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही रहता है कि खेती बाड़ी से संबंधित हम आपको सभी छोटी बड़ी जानकारी से रूबरू कराएं। और आज हमारे कार्यक्रम का जो विषय है वो है मुर्गी पालन प्रबंधन। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मी चौहान जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय जबलपुर से। और साथ ही हमारे बीच एक सफल किसान भाई शिव नारायण शर्मा जी, जो कि ग्राम कुड़ाना, तहसील गोलाना, विकास खंड मोहन बड़ोदिया, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश से हैं और जो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं। तो आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। तो पहला सवाल डॉक्टर लक्ष्मी जी मेरा आपसे है, जैसे कि गर्मी का समय चल रहा है और तापमान जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो मुर्गी पालन प्रबंधन के संबंध में जानकारी दें कि कौन कौन से समसामयिक कार्य इस समय करने चाहिए। जी, जैसे कि गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान निरंतर वृद्धि कर रहा है, ऐसे में मुर्गियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है तापमान को सहन करना, क्योंकि मुर्गियों में पसीना ग्रंथि नहीं होती है और इस वजह से क्या होता है, मुर्गी दाना कम खाती है, पानी कम पीती है और साथ में फिर क्या होता है, उनका वज़न नहीं बढ़ पाता है। जो मुर्गियां अंडे देती है उनका छिलका भी बड़ा पतला होता है, अंडे टूटने लगते हैं और अगर वो तापमान नहीं सहन कर पाती है मुर्गियाँ, तो क्या होता है कि चोंच खोल के सांस लेने लगती है और ऐसे में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके लिए कई बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उनकी आवास व्यवस्था बहुत अच्छे से करना चाहिए, साथ में उनका आहार व्यवस्था का भी बड़ा ध्यान देना चाहिए कि उन्हें दैनिक कैसे दाना पानी देना चाहिए। तो इस तरह से मुर्गी की व्यवस्था कर सकते हैं गर्मियों में। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। और दर्शकों, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे बीच एक सफल किसान भाई भी हैं, शिव नारायण शर्मा जी। एक बार हम आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। तो शिव नारायण जी, आप किस तरह की खेती करते हैं, इस संबंध में आप हमें जानकारी दें। नमस्कार मैम, हम जैविक एवं प्राकृतिक खेती करते हैं लगभग 6 हेक्टेयर में। और तो जैविक खेती में हम गेहूँ करते हैं, चना करते हैं, मूंग, अब गर्मी में मूंग लगा है, तिल्ली लगी है। उसके बाद में हम औषधि फसल में लहसुन, हल्दी, इन्हीं फसल का उपयोग करते हैं फसल का। उसके बाद में उसमें जीवामृत बनाते हैं, यूरिया की जगह जीवामृत का छिड़काव भी करते हैं और पानी के साथ में पिलाते भी है। उसके बाद में खाद की जगह, जैसे सरकारी खाद जो रहता है अपना 12-32-16 है या सुपर खाद, उसकी जगह हम वर्मी कंपोस्ट जो तैयार करते हैं केचुआ खाद, वो डालते हैं, घन जीवामृत डालते हैं। और अगर उसमें कुछ इल्ली या कीट पतंगा लगते हैं तो उसके लिए हम फफूंदनाशक भी डालते हैं, नीमास्त्र भी डालते हैं, जो नीम बोली इकट्ठी करके रखते हैं हम गर्मी से, तो उसका पाउडर बना के वो दवाई बनाते हैं नीमबोली की। उसके बाद में ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, 10 प्रनिहार भी बनाते हैं, जैसे वनस्पति पत्तों से जिस चीज़ को इल्ली ना खाए उस चीज़ की दवाई बनाते हैं, तो उससे छिटकने से इल्ली का पूर्णतः सफाया हो जाता है, इल्लियाँ उससे मर जाती है। तो शिव नारायण जी, आपको जैविक खेती करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैम, जैविक खेती की प्रेरणा तो फिर मैं किसान संघ में जुड़ा। किसान संघ में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की चर्चा मैंने सुनी। फिर वहाँ से मुझे ध्यान में आया कि अपन भी जैविक खेती करें, ताकि शुद्ध चीज़ अपन को खाने को मिले और ज़्यादा करें तो दूसरे को, किसान को भी या दूसरे उपभोक्ताओं को भी जैविक चीज़ खाने को मिले। इसलिए फिर हमने जैविक खेती 2018 से चालू करी, 2020 से हमने पूर्ण जैविक खेती चालू कर दिया। तो हम जैविक खेती में सारी फसल भी करते हैं। फिर हमने कच्ची घानी मूंगफली तेल का प्लांट भी डाला है, वो भी घर से पैकेजिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। चिप्स प्लांट भी है, सेव नमकीन प्लांट भी है, वो भी करते। और श्री महाकाल जैविक उत्पादन के नाम से उज्जैन में, सायापुर में हमारा एक
शॉप भी है, वहाँ से भी हम विक्रय करते हैं। तो शिव नारायण जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और जैविक खेती के माध्यम से किस तरह से अच्छी खेती की जा सकती है, ये शिव नारायण जी इसका जीता जागता उदाहरण है। और अभी हमारे बीच डॉक्टर लक्ष्मी जी हैं। और लक्ष्मी जी, अगला सवाल जो है मेरा आपसे ये है कि हम मुर्गियों की आवास व्यवस्था के बारे में जानना चाहेंगे, आप इस संबंध में हमें जानकारी दें। जी, भारत में गर्मी बहुत होती है, तो जैसे जो भी जितने भी मुर्गी फार्म हैं उनको ये देखकर किया जाता है कि गर्मी की ऋतु मुर्गियों को ज़्यादा प्रभावित करती है, तो जो भी मुर्गी घर होते हैं जालीदार बनाए जाते हैं, क्योंकि मुर्गियों में पसीना ग्रंथि नहीं होती, तो जालीदार आवास रहेगा तो अच्छे से हवा आएगी और मुर्गियाँ कम गर्मी महसूस करेगी। और ये खासकर ये ध्यान दिया जाता है कि जो मुर्गी घर की चौड़ाई 30 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मुर्गी घर की जो चौड़ाई 30 फीट से ज़्यादा रखते हैं तो जो वातानुकूलित नहीं हो पाता है समय से, इसलिए 30 फीट चौड़ाई रखें और लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं। और हमेशा बुरादा बिछाते हैं तो बुरादा गर्मी के समय में कम बिछाना चाहिए, उसकी जो मोटाई है 2 इंच से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। और अगर सर्दी में बुरादा उपयोग कर रहे हैं तो 2 इंच से अधिक आप उसकी थिकनेस रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप उसमें गर्म रहेगा ठंड में, और उसमें आपकी जो गर्मी है उसमें ठंडा महसूस कराएगा। और जालीदार घर होने से क्या होता है कि हवा अच्छे से आएगी, मुर्गियाँ अच्छा महसूस करेंगी। उसके बाद क्या होता है कि गर्मी के दिनों में घर का कैसे रख रखाव करना है, तो जो आपका जो खिड़कियां हैं उस पर आप टाट के बोरे लगा दें, उसको गीला कर दें। गीला करने से क्या होगा कि ठंडी हवा अंदर प्रवेश करेगी, मुर्गियाँ अच्छा महसूस करेगी, उन्हें गर्मी नहीं लगेगी ज़्यादा। और अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं कि जो छत है उस पर आप सफ़ेद कलर का पेंट कर दें, जैसे कि चूने की पुताई कर दें, तो जो सूर्य की जो विकिरणें रहती है उसको परावर्तित कर देंगे और मुर्गी घर गर्म नहीं होगा। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हमारे कार्यक्रम का विषय है मुर्गी पालन प्रबंधन। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर लक्ष्मी चौहान जी, और साथ ही हैं हमारे बीच हमारे एक सफल किसान भाई। तो चलिए हम हमारी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो मैम, अगर हम चूज़ों की बात करें तो उनके लिए भी किसी तरह की विशेष आवास व्यवस्था की जानी चाहिए? जी, गर्मी के वैसे तो हमेशा चूजे जब भी आते हैं तो उनको गर्मी देना चाहिए। कहते हैं कि शुरुआती अवस्था में जो चूजे हैं उनको ठंड महसूस होती है, तो अभी जैसे गर्मी चल रही है तो आपको ज़्यादा गर्मी देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बल्ब लगा के उनका रख रखाव कर सकते हैं। और यही चूज़े आप अगर गर्मी में ठंड में पाल रहे हैं तो उनको फिर थोड़ा सा गर्मी दे के ब्रूडर में रख सकते हैं। जी, तो मैम, इनका किस तरह से टीकाकरण किया जाना चाहिए, इस संबंध में भी आप हमें जानकारी दें। टीकाकरण का क्या रहता है, जो वायरल बीमारी रहती है उनके प्रति टीकाकरण करना चाहिए। तो कुछ मुख्य बीमारी है, एक रानीखेत बीमारी है, एक मैरक्स है और एक गंबारो। तो जो रानीखेत बीमारी है उसका ज़्यादा प्रकोप रहता है, उसके 3 टीके होते हैं, उसका समय समय पे टीकाकरण कर देना चाहिए। तो जो रानीखेत बीमारी है उसके जो 3 टीके होते हैं, तो पहला टीका पहले सप्ताह में करना चाहिए, उसका दूसरा टीका तीसरे सप्ताह में कर लेना चाहिए और उसका तीसरा टीका 10 सप्ताह की उम्र में करवा देना चाहिए। तो उससे फिर बीमारियों से बच सकते हैं, जो अचानक प्रकोप आने से मुर्गियाँ मर जाती है उससे हम बचाव कर सकते हैं। तो दर्शकों, हमने देखा और जाना कि टीकाकरण करना कितना आवश्यक है। तो हम अगर पहले से ही सावधानी बरतते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है मुर्गियों को। तो अगला सवाल जो है शिव नारायण जी हमारा आपसे है कि जैविक खेती में आप कौन कौन सी खाद या दवाई डालते हैं, इस संबंध में आप हमें बताएं। जैविक खेती में हम खाद में वर्मी कंपोस्ट से जो तैयार करते हैं जैविक खाद, उसको डालते हैं, केंचुआ खाद भी बोलते हैं उसको। यूरिया की जगह हम जीवामृत पानी के साथ भी पिलाते हैं और उसका पंप से छिड़काव भी करते हैं, जिससे नाइट्रोजन की कमी महसूस नहीं होती है। और फिर कुछ फसल में इल्लिया कीट पतंगे लगते हैं तो उसके लिए हम नीमास्त्र बनाते हैं, नीम के छाल है, नीम के पत्ते हैं, नींबोली गर्मी में इकट्ठा करके उसके पाउडर द्वारा
और उसके बाद में 10 परनियार के बनाते हैं, जैसे नीम के पत्ते हैं, जामफल के पत्ते हैं, अरिंडी के पत्ते हैं, बेशरम के पत्ते हैं, धतूरे के पत्ते हैं, इनके द्वारा 10 परनियार के बनाते हैं। 1-2 चटनी बनाते हैं उसमें लहसुन की, अदरक की। और तीसरी दवाई में हम ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, वो भी पत्तों को उकाल के। तो ऐसी दवाई से हम पूरी तरह इल्लियों पे प्रकोप को कंट्रोल कर सकते हैं, उससे इल्लियाँ मर जाती है। तो दर्शकों, आपने देखा और जाना कि जैविक खेती करना इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो अभी अगला सवाल जो है डॉक्टर लक्ष्मी जी हमारा आपसे है। अभी जैसा कि हमने आवास व्यवस्था की बात की, अब हम आहार व्यवस्था के बारे में जानना चाहेंगे। तो आप बताएं, आहार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? जी, गर्मियों के दिनों में मुर्गियों की आहार व्यवस्था इस तरह से रखें, क्योंकि दिन के समय मुर्गियों को दाना नहीं देना है, ठंडे समय मुर्गियों को दाना देना है। इसलिए ये कर सकते हैं कि सुबह जल्दी उठकर दाना दे दें मुर्गियों को, और शाम को लेट दाना दे सकते हैं। दिन के समय मुर्गियों को पर्याप्त ठंडा पानी दें, जिससे कि उनका जो गर्मी बढ़ती है वो ना बढ़े शरीर में, और तापमान उनका नियंत्रित रहे। और जो दाना जो दे रहे हैं वो उत्तम क्वालिटी का हो, जिसमें कि सारे पोषक तत्व मौजूद हों, जिससे कि उनका जो उत्पादन वो परिवर्तित ना हो। अगर हम उसमें खासकर प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, उसमें खनिज लवण होना चाहिए, कैल्शियम दे देना चाहिए, और इस तरह से पूरा आहार देने से वो उनका जो उत्पादन है वो नहीं होता, प्रभावित नहीं होगा। तो जैसा कि मैम हम मुर्गी पालन करते हैं, तो क्या किसी तरह का जोखिम भी होता है इसमें, या मुर्गी पालक भाइयों को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस संबंध में आप बताएं? देखिए, जोखिम इतना नहीं होता है। आप बस कुछ बातों का ध्यान रखें कि आप अच्छी नस्ल की चूज़ों का चयन करें और उनका स्वास्थ्य प्रबंधन अच्छा करें, उन्हें संतुलित आहार दें, तो आप निश्चित रूप से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई जोखिम नहीं होता। बस जोखिम का सामना करें और जितनी भी ऋतुएं होती है उनके अनुसार मुर्गियों का पालन करते रहें। तो मैम, अगर हम बात करें जो मुर्गी पालक भाई हैं जी, उनको किस तरह से मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी रणनीति होना चाहिए जी। उनके पास, तो किस तरह से वो बाजार में अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं? जी, इसके लिए एक कोऑपरेटिव ग्रुप होना चाहिए, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होना चाहिए। उसके माध्यम से आपस में किसान जुड़ सकते हैं और अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, अक्सर देखा जाता है कि मुर्गी पालन तो कर लेते हैं और पर बेचने में काफ़ी समस्या आती है, मार्केटिंग में समस्या आती है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, इसकी सहायता से आप आगे बढ़ सकते हैं और आपके अच्छा मूल्य ले सकते हैं आप। जी, अगर हम बात करें इस संबंध में कि अगर जो मुर्गी पालक भाई हैं वो मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग कहाँ से प्राप्त कर सकते जी, हैं? ट्रेनिंग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र है और महाविद्यालय हैं, जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय है, वहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं। जी, तो मैम, अगर ये ट्रेनिंग की बात करें तो ये कितने समय की होती है? जी, ये 3 दिन से लेके 5 दिन की भी होती है, 7 दिन की भी होती है, और अगर ज़्यादा ट्रेनिंग लेनी हो तो 1 महीने तक की भी होती है। और कोई किसान भाई अगर मुर्गी पालन का कार्य शुरू करना चाहता है, जी। तो किसी तरह का उसके लिए लोन सुविधा है, या जी। गवर्नमेंट द्वारा किस तरह से मदद जी, की जाती है? राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 3 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है, जिसमें कुछ फीस रहती है। उसके माध्यम से जो प्रमाण पत्र हासिल करते हैं उसको अगर बैंक में लेकर जाते हैं तो बैंक के द्वारा कुछ % तक सब्सिडी मिलती है, तो किसान उसका फ़ायदा ले सकते हैं। जी, तो सरकार द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही है और साथ ही साथ कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो बस बहुत ही आसान है, और आप खेती बाड़ी के साथ साथ मुर्गी पालन भी कर सकते हैं ताकि आपको अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो सके। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हमारे कार्यक्रम का विषय है मुर्गी पालन प्रबंधन, और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर लक्ष्मी चौहान जी, और साथ ही हैं हमारे बीच हमारे एक सफल किसान भाई। तो चलिए हम हमारी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
तो अभी हमारे साथ जो है शिव नारायण शर्मा जी भी हैं, हमारे सफल किसान भाई। सर, जैविक खेती के माध्यम से किस तरह से खरपतवार पर नियंत्रण किया जा सकता है? जैविक खेती में एक यही किसान के लिए समस्या है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मैम कि जैविक खेती में खरपतवार पर नियंत्रण कैसे किया जाए। जैविक खेती में हम अधिकतर ज़मीन को अब गर्मी के मौसम में प्लो कर देते हैं, ज़मीन को पूर्ण थोड़ी गहरी जोताई करते हैं ताकि उससे खरपतवार उगने के चांस कम रहते हैं। उसके बाद हम बेल के डोरे, जिसको कुल्पे भी बोलते हैं, डोरे वो करते हैं। हमारे पास ट्रैक्टर में भी डोरे है, वो भी निकालते हैं। उसके बाद में हम मजदूर द्वारा चारे को एक एक चारे की निंदाई करते हैं, उससे पूर्ण तरह हम कंट्रोल करते हैं। जी शिव नारायण जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और मैम, जैसा कि अगर हम बात करें मुर्गी पालन की, हम बात करें तो आजकल जो है कड़कनाथ जो है, कड़कनाथ प्रजाति बहुत अधिक उसकी मांग है, इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत अधिक है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र में कड़कनाथ की प्रजाति पाई जाती है, इस संबंध में आप हमें बताएं। जी, कड़कनाथ मध्य प्रदेश की प्रजाति है और ये धार, झाबुआ, अलीराजपुर रीजन में पाई जाती है। और इसके जो गुण हैं अन्य मुर्गियों की तुलना में काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि इसमें प्रोटीन 3 से 4% इसके मांस में अधिक पाया जाता है, आयरन भी इसमें ज़्यादा होता है। इस वजह से ये एक औषधि के रूप में कार्य करता है, इसका मांस और इसके अंडे। इसको गांव में कहते हैं कि टीबी के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, या जिन महिलाओं में खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, उनको भी खिलाया जाता है। तो इस तरह से कड़कनाथ का सेवन करके कई बीमारियों को मिटाया जा सकता है। तो मैम, इसके लिए भी किसी तरह की विशेष रखरखाव किया जाना चाहिए, या इनको किसी विशेष तापमान में रखना आवश्यक होता है, या कुछ टीकाकरण के संबंध में बताएं? वैसे तो कड़कनाथ देसी मुर्गी है और कहा जाता है कि देसी मुर्गी को किसी भी ज़्यादा रखरखाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी कम से कम टीकाकरण कर देना चाहिए मुर्गियों का। तो और ये अच्छी मुर्गी है, ये गर्म वातावरण में भी रह लेती है। तो मैम, अगर हम बात करें, इसकी आज अभी बहुत अधिक मांग है और इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत अधिक है, हमारे जो उपभोक्ता हैं बहुत अधिक जागरूक हैं। तो मैम, हमारे मुर्गी पालक भाइयों को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए कि उनको अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके? किस तरह से मार्केटिंग करना चाहिए उन्हें? जी, इसका मूल्य संवर्धन करके किसान भाई ये कर सकते हैं कि कड़कनाथ मुर्गी का पालन कर रहे हैं, साथ में उसके कुछ ऐसे उत्पाद बना रहे हैं। जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि जैविक खेती कर रहे हैं, तो कड़कनाथ का भी वो जैविक पालन कर सकते हैं कि जैविक मुर्गी बना लें। तो उससे जैविक जो मांस है उसका ज़्यादा, जैविक अंडे हैं उसका ज़्यादा डिमांड रहेगा, और इस तरह से वो ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। तो मैम, हम मुर्गियों की नस्लों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। आप हमें मुर्गियों की नस्लों के बारे में देखिए, मुर्गी की नस्ल का चयन ऐसे करना चाहिए कि जिनसे ज़्यादा उत्पादन मिले। तो आजकल जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पे जो विकसित नस्लें हैं वो पाई जाती है। सबसे पहले तो मैं जबलपुर की जो हमारे वेटनरी कॉलेज की जो नस्ल है नर्मदा निधि, उसके बारे में बताना चाहूँगी। ये विकसित नस्ल की मुर्गी है जिसका उत्पादन अन्य देसी मुर्गी की तुलना में अधिक होता है। मांस का भी उत्पादन अच्छा होता है और अंडे का उत्पादन भी अच्छा होता है। और इसके साथ साथ अन्य जो नस्लें हैं, वनराजा, गिरिराजा, गिरिरानी, सोनाली, तो देसी मुर्गी के साथ साथ विकसित नस्ल भी पालने चाहिए, जिससे कि अधिक मुनाफा कम समय में मिल सकता है मुर्गियों। मैम, आजकल एक नया शब्द सुनने को आ रहा है, जैविक अंडे। ये एग्जैक्टली क्या है और इस संबंध में कितनी रोजगार की संभावनाएं हैं? जी, जैसे जैविक, अभी हम बात कर रहे थे, भाई साहब बात कर रहे थे कि जैविक खेती, तो शुरुआत तो जैविक खेती से होती है, क्योंकि जो हमारी मुर्गियाँ हैं उनको दाना तो खेती से ही मिलता है। तो उसकी पहली शर्त यही होती है कि जो हमारी मुर्गी है उसको दाना ऐसी जगह से मिले जो कि जैविक तरीके से उगाया गया है। तो हम भाई साहब से अगर जैविक दाना खरीद के हमारी मुर्गियों को खिलाएंगे, और जब मुर्गियों को पालते हैं तो उसमें किसी भी तरह का केमिकल उपयोग नहीं करना है, जैसे कि उसमें कोई भी दवाई उपयोग नहीं करनी है। उसको नेचुरल तरीके से, जो कि नीम हुआ है या जो भी कड़ी पत्ता है और भी अच्छी दवाइयाँ जो मिलती हैं हमारे वातावरण में, उसके उपयोग से मुर्गियों को ठीक करना है। दुकान से दवाई खरीद के मुर्गियों को ठीक नहीं करना है। अगर दुकान से दवाई खरीदने के बाद मुर्गियाँ खा लेती हैं, उनको हम देते हैं, तो क्या होगा, जो दवाई है वो मुर्गियों के शरीर में जमा हो जाएगी, और उसका मांस जब जनता सेवन करती है तो उससे क्या होता है, प्रतिरोधकता आ जाती है। इसलिए जैविक अंडा और जैविक मांस का उत्पादन करना चाहिए, जैविक जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करके। जैविक
जो अनाज है उसके उपयोग से। तो जी जी धन्यवाद मैम। और शिव नारायण जी, अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या सीमित क्षेत्र में अच्छे से खेती की जा सकती है? आजकल युवा जो है जिनके पास बहुत ही सीमित क्षेत्र है या बहुत कम भूमि है, तो वो क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी नौकरियों के लिए शहर जाते हैं और संघर्ष करते हैं। तो क्या सीमित क्षेत्र में भी रहकर बहुत अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है? इस संबंध में आप हमारे युवाओं को जानकारी दें। जी मैम, सीमित खेती में भी युवाओं को ज़्यादा सब्जी लगानी चाहिए, फल फूल लगाना चाहिए। फल फूल एवं सब्जियां का अच्छा मार्केट मिलता है और खुद घर पे ही पैकेजिंग करके मार्केटिंग करें तो उससे आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और मार्केट भी भाव भी अच्छा मिलेगा। छोटी छोटी खेती करने से और हर समय चक्रवर्ती खेती से हर समय की खेती कब क्या करना चाहिए, ऐसी खेती को करें तो उससे सब युवाओं को लाभ मिलेगा और सब खेती करने का सब उनको सब अनुभव भी होगा। शिव नारायण जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और डॉक्टर लक्ष्मी चौहान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। साथ ही हमारे साथ जो सफल किसान भाई शिव नारायण शर्मा जी हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और दर्शकों, वक्त हो चला है खबरें खेती का, तो चलिए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। अब बीज पैकेट पर QR कोड आवश्यक। इस साल जमकर बरसेंगे बदरा। दुग्ध उत्पादन से समृद्धि के खुलेंगे नए द्वार। प्रदेश में लगेंगे किसान मेले और गेहूं उद्योग को मिलेगी वैश्विक पहचान। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने गत दिनों बीज पैकेट पर बीज से संबंधित जानकारी के प्रचार प्रसार के संबंध में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश जारी कर इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इस विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी बीज बेचने वाली एजेंसियों, कंपनियों को हर बीज पैकेट पर एक QR कोड दर्ज करना आवश्यक कर दिया है, जो स्थानीय भाषाओं में अनुशंसित पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की जानकारी से जुड़ा होगा। इसके अलावा जानकारी की एक मुद्रित प्रति बीज पैकेट के साथ प्रदान करना होगी। हालांकि विभाग द्वारा 100 ग्राम या उससे कम बीज वाले पैकेट को मुद्रित पत्रक रखने से छूट दी गई है। ऐसे पैकेट के लिए QR कोड के माध्यम से जानकारी प्रदान करना पर्याप्त रहेगा। मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने बड़ी भविष्यवाणी की है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक भारत में मॉनसून के दौरान सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। इस बार अल नीनो की स्थिति बनने की आशंका नहीं है। जून से सितंबर तक इस बार जमकर बारिश के आसार जताए गए हैं। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। गर्मी ने भले ही इस बार जल्दी दस्तक दे दी हो, लेकिन मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इस बार मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। इससे किसानों और आम लोगों को राहत मिलेगी। IMD के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि इस पूरे मानसून सीजन में अल नीनो की स्थिति नहीं बनेगी। भारत में मानसून के 4 महीनों यानी जून से सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार बारिश का आंकड़ा 87 सेंटीमीटर के दीर्घकालिक औसत का 105% रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी करने एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। MP स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं संबद्ध दुग्ध संघों और राष्ट्रीय विकास बोर्ड के मध्य हुए इस अनुबंध की अवधि 5 वर्ष होगी, जिसका आपसी सहमति से विस्तार किया जा सकेगा। इसके तहत मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जाएगी और दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन सब के परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। MP स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं संबद्ध दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हुआ सहकारिता अनुबंध के निष्पादन से दुग्ध उत्पादन में क्रांति आएगी। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में यह एग्रीमेंट प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी संभागों में इस वर्ष किसान मेले आयोजित होंगे, जिसमें किसानों को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी और पशुपालन से संबंधित विभिन्न कार्य पद्धतियों और नए अनुसंधान की जानकारी दी जाएगी। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से संबंधित मार्गदर्शन दिया जाएगा। कृषि कार्यों से जुड़े आधुनिक उपकरणों को प्रदर्शित भी किया जाएगा। आगामी 3 मई को मंदसौर में किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। संभाग स्तरीय किसान मेलों के बाद अक्टूबर माह में एक वृहद राज्य स्तरीय किसान मेला भी आयोजित होगा। मुख्यमंत्री समत्व भवन में भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। गेहूं और गेहूं उत्पादों के क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाले अग्रणी उद्योग संघ व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन सोसाइटी द्वारा आयोजित WPPS CEO कॉन्क्लेव 2025 यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉन्क्लेव भारत के गेहूं उद्योग को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। गेहूं और गेहूं आधारित उत्पादक सतत विकास और बाजार नेतृत्व के लिए सहयोग विषय पर केंद्रित यह आयोजन 400 से अधिक उद्योग प्रमुखों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और खाद्य नवाचार में कार्यरत प्रोफेशनल्स को एक साझा मंच प्रदान करेगा। नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि हरदा एवं नर्मदापुरम जिले में नरवाई जलाने की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। प्रशासन अब नरवाई जलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि मूंग एवं गेहूं की बजाय मक्का की फसल को प्रोत्साहित किया जाए। आगामी वर्ष में नर्मदापुरम जिले में अतिरिक्त रूप से 60,000 हेक्टेयर में, हरदा जिले में 40,000 हेक्टेयर एवं बैतूल जिले में 20,000 हेक्टेयर में मक्का का रकबा बढ़ाया जाएगा। मक्का का रकबा बढ़ने से खेत की मिट्टी को भी आराम मिलेगा एवं नरवाई जलाने की घटना में कमी आएगी, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति बरकरार रहेगी। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसा कि गर्मी का मौसम है तो क्या क्या समसामयिक कार्य किए जाने चाहिए और किस तरह से मुर्गियों का रख रखाव करना चाहिए। तो दर्शकों, आज के अंक में बस इतना ही और अगले अंक में एक नए विषय को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।